गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजीत और आप देख रहे हैं संजीत WWTC ऑन यूट्यूब, है ना। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर संसाधन यानी रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास के वीडियोज़ में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के संसाधनों के बारे में देखा था। अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसे रियो डी जनेरियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, इन सारी टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। साथ ही साथ सतत पोषणीय विकास क्या है, मृदा का निम्नीकरण क्या है, यानी विभिन्न प्रकार के जो भी टॉपिक NCERT में इस मृदा टॉपिक के पहले था, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिए थे। और आज के क्लास में हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि मृदा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, है ना बच्चों। तो चलिए फटाफट आप सभी तैयार हो जाइए और अपने माइंड को बिल्कुल अपने मोबाइल स्क्रीन पे कंसंट्रेट करके कुछ मिनट तक हमारे साथ जुड़े रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी पिछले क्लास के वीडियोज़ की तरह बिल्कुल समझ में आ जाएगा, है ना। आइए आज के क्लास में हम लोग मृदा के बारे में एक संक्षिप्त परिचय जानेंगे और इसके अगले टॉपिक में हम लोग विभिन्न प्रकार के जो सॉइल्स हैं, विभिन्न प्रकार के मृदा है, उसके बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे, है ना बच्चों। तो आइए मैं बिगिन करता हूँ, ठीक है। तो आप जैसा कि बोर्ड पे देख रहे होंगे कि हमारा आज का टॉपिक है सॉइल यानी कि मृदा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो हमारी मृदा है वो क्या चीज़ है ना। तो डेफिनेशन आप लोग यदि देख पा रहे होंगे तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं बच्चों, है ना, कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी दानेदार परत को, है ना, क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं, ठीक है। कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी दानेदार परत को, आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा अर्थ है ना, अर्थ का ये जो टॉप पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर में छोटे छोटे जो कण पाए जाते हैं, है ना, छोटे छोटे कण जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में हम लोग देखते हैं। किसी मृदा का जो पार्टिकल्स होता है वो बड़ा होता है, किसी का एकदम बहुत ही महीन बारीक होता है, ठीक है। तो फिर भी हम लोग इसी प्रकार से इसको डिफाइन करेंगे कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी दानेदार परत को हम लोग क्या कहेंगे, मृदा कहेंगे, यानी कि सॉइल कहेंगे, यानी टॉप लेयर ऑफ द अर्थ ये पाया जाता है, ठीक है। आइए अब हम लोग इसके बारे में और कुछ जानते हैं, ठीक है, कि आखिर ये जो हमारी मृदा है, आखिर इसका निर्माण जो है वो कैसे होता है, ठीक है। तो मृदा का निर्माण क्या बतला रहा है भाई, चट्टानों के टूटने फूटने से, है ना, खनिज एवं जैव पदार्थों के अंतःक्रिया से होता है। बहुत सारी बातें लिख दी गई, अब बहुत सारे बच्चों को तो यूँ समझ में नहीं आएगा। फिर से मैं आपको बतला रहा हूँ कि मृदा का जो निर्माण होता है वो चट्टानों के टूटने फूटने से, ठीक है। यानी कि जो मुख्य चीज़ है वो क्या है, रॉक है, यानी कि हमारा ये चट्टान है। मैं समझाता हूँ और भी चीज़, और इसमें क्या इंक्लूड होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के खनिज यानी कि विभिन्न प्रकार के मिनरल्स इसमें इंक्लूड होते हैं, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जैव पदार्थ होते हैं। आप कुछ ही मिनट वेट कीजिए, समझ में सारी चीज़ें आ जाएगी कि कौन कौन से जैव पदार्थ होते हैं। और इन सबों के बीच में जब अंतःक्रिया होती है तो इसी से हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है, इसी से हमारी मृदा का निर्माण होता है बच्चों, है ना। आप यहाँ स्क्रीन पे एक छोटा सा फोटोज, आप एक छोटा सा ड्राइंग टाइप का देख रहे होंगे, है ना। तो ये जो आपका दिख रहा है ये है चट्टान, ये कोई भी चट्टान है। चट्टान के बारे में मेरा आज वीडियो नहीं है जो बहुत सारा डिफाइन करने जाऊँ मैं। मान लो कि आपका ये एक चट्टान है, तो यदि पृथ्वी की सतह पर कोई भी चट्टान पड़ी होती है तो उसके ऊपर निरंतर क्या होता है बच्चों की, सूर्य का प्रकाश निरंतर रूप से उसके ऊपर पड़ते रहता है। तो जिसके वजह से ये क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मौसम में भी परिवर्तन होते रहते हैं, और कभी कभी बारिश के मौसम में बारिश भी होती है, वर्षा भी होती है, जिस वजह से ये चट्टान क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, यानी कि ठंडा हो जाता है ना। और यह प्रक्रिया जो है वो निरंतर रूप से चलती रहती है
है ना। ये जो मौसमी प्रक्रिया है, ये मौसमी परिघटना जो है वो निरंतर रूप से चलती रहती है। प्रत्येक दिन सन का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो है इन चट्टानों के ऊपर पड़ते रहता है, समय समय पे बारिश होती रहती है, यानी कि कभी कभी ये गर्म होते रहता है तो कभी ठंडा होता है ना। तो जिस वजह से इन चट्टानों में क्या होता है, दरार आ जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे मैं बनाने का एक समझाने का मॉडल कोशिश किया हूँ कि ये इस प्रकार से देखिए कि इन चट्टानों में क्या आ गया, क्रैक्स आ गया, ठीक है। और मैं आपको एक जनरल उदाहरण से इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों, यदि आपके घर में लैंप होगा और लैंप जिस समय जल रहा हो, उसका ग्लास जो है, शीशा जो है, यदि गर्म होगा, है ना, और उसके ऊपर यदि हम पानी के कुछ छींटे मारते हैं तो उस ग्लास के शीशे के ऊपर क्या आ जाती है, क्रैक्स आ जाता है ना। या घर में आज कहोगे सर आजकल तो घरों में लैंप कहाँ देखने को मिलता है, आजकल तो बिजली की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है ना। तो यह बहुत अच्छी बात है कि बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। चलिए कोई बात नहीं, तो आपके घर पे जो क्या है कि यदि बल्ब होंगे, अब बल्ब काफ़ी समय से जल रहा हो, वो गर्म हो गया होगा, तो उस पर आप पानी के छींटे मार देना तो पता चल जाएगा कि क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। बाद में मम्मी से मार खाओगे, है ना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, सामान्यतः हम समझ गए कि किसी भी चीज़ में यदि वो गर्म है और ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो धीरे धीरे उसमें क्या आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि इन क्रैक्स में क्या होगा कि धीरे धीरे जब हवा चलेगी, धूल कण उड़ेंगे, तो इन सब चीज़ों, ये सारी चीज़ें, ये जो गैप बना इसमें ये फिलअप होने लगेगा, भरने लगेगा, जो इसके दरार को और क्या कर देगा, धीरे धीरे वाइडन कर देगा। हो सकता है बच्चों, क्या हो सकता है कि कोई पंछी आए, कोई बीज जो है वो इन दरारों के में कोई बीज लाके वो गिरा दिया, पानी मिल गई, है ना, और यहाँ से एक पौधा जो है वो निकल गया। एक कोई पौधा, मैं जस्ट ऐसे ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए जब ये पौधा निकल गया तो क्या होगा कि इसकी जड़ें जो है वो नीचे की ओर और जाना चाहेगी, और जैसे जैसे जाएगी तो ये इस चट्टान को, इस रॉक को और क्या करेगा, वो और फाड़ते चला जाएगा और क्रैक करते चला जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे इससे क्या होगा कि ये जो चट्टान, जो मदर रॉक है ना, ये जो चट्टान है वो धीरे 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 टूटते चला जाएगा, छोटे 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 कणों में ये विभाजित होता हुआ चला जाएगा। लेकिन यदि आप किसी चट्टान के पास जाके यूं ही बैठ जाओगे, कहोगे कि आज मैं देख ही लूँगा कि भाई वो छोटा छोटा कण कहाँ दिख रहा है, तो बच्चों ऐसा बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रक्रिया चलती है वो हजारों और लाखों वर्षों तक निरंतर रूप से चलती रहती है, ठीक है। हजारों और लाखों वर्षों के परिणाम स्वरूप ये होता है, कोई 1 या 2 दिन की कोई परिघटना नहीं है कि इतना जल्दी वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि जब ये छोटे छोटे कण जो है वो आकर टुकड़े होकर वो जब जमीन पे गिर गए, है ना, तो अब क्या होगा कि इसमें घास जो है वो आकर मिल जाएंगे, पेड़ों से जो पत्तियां टूटेगी वो आकर उसमें मिलते जाएंगे, डिकम्पोज होते जाएंगे। विभिन्न प्रकार के जानवर जैसे गाय, बैल एटसेट्रा, बहुत सारे जानवर जो है वो उधर घूमेंगे फिरेंगे, गोबर करेंगे उसके ऊपर, है ना, मलमूत्र का त्याग करेंगे, है ना, वो सारी चीज़ें जो है वो आकर इसमें क्या होगा, मिलते चला जाएगा। किसमें, वो उन छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़ों में। हो सकता है कोई जानवर भी मर गया हो, कोई पंछी भी मर गया हो, उसका बॉडी भी डिकम्पोज होकर वो उसी में मिल गया। तो ये सारी प्रक्रिया जब काफ़ी समय तक चलती रहती है, निरंतर ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस जो है वो चलते रहता है, तो तब जाके लाखों और हजारों लाखों वर्षों के पश्चात जो है वो यही रॉक जो है आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है ना। आप बुक में देख रहे होंगे बच्चों कि 1 सेंटीमीटर मृदा का निर्माण होने में, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, आपके पास स्केल होंगे, है ना, तो 1 सेंटीमीटर लेयर बनने में मृदा का हजारों वर्ष का समय लग जाता है। यहाँ पर आपके मन में हो सकता है बच्चों कंफ्यूजन हो जाए कि हो सकता है किसी एनसीईआरटी बुक में ही किसी में आपका हजारों वर्ष का मेंशन किया हुआ है, 8 क्लास में हजारों वर्ष है तो 10 क्लास में लाखों वर्ष है, इसमें डजंट मैटर है, हजारों लाख
तो लाख भी जो बनता है वो किससे मिलके बनता है? हजारों से ही मिलके बनता है ना। इसलिए आपको डजंट मैटर, जो ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आप मार दोगे, ठीक है। इस मेरे ख्याल से आपको ये सॉइल का फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल भली बात ही समझ में आ गई होगी। ओके, आइए अब हम लोग मृदा से जुड़ी हुई कुछ और भी रोचक बातों को समझने की कोशिश करते हैं, है ना, जिसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि मृदा में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, यानी कि H2O पाया जाता है, ठीक है। मृदा में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? H2O पाया जाता है, जल पाया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना बच्चों कि सभी मृदा में एक समान रूप से जल नहीं पाया जाता है, ठीक है, यहां ध्यान रखोगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि मृदा में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? तो CO2। कहोगे कि हाँ सर आपने तो लिख दिया, बतला दिया भाई कि मृदा में सबसे ज्यादा जल पाया जाता है। यहाँ आप लिख रहे हैं कि मृदा में सबसे ज्यादा CO2 गैस पाया जाता है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किस चीज के बारे में? गैस के बारे में, है ना, कि मृदा में यानी कि सॉइल में सबसे ज्यादा यदि कोई गैस पाए जाते हैं तो वो गैस कौन सा होता है? CO2 गैस होता है, नॉट ऑक्सीजन। ओके, ठीक है। आइए अब मृदा के बारे में कुछ और बातें जानते हैं, ठीक है। मेरे उम्मीद से आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये पीएच वैल्यू क्या है? आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा पीएच वैल्यू पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है ना बच्चों, ठीक है। तो यदि किसी मृदा का पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, यदि किसी मृदा का यदि किसी सॉइल का पीएच वैल्यू लेस देन 7 है तो उस सॉइल का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? अम्लीय होगा, यानी कि एसिडिक होगा, ठीक है। उस मृदा का सॉइल जो नेचर होगा वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। जैसे कि लाल मिट्टी, ठीक है, जो आपके झारखंड में पाया जाते हैं, ठीक है। लाल मिट्टी, जिसको लाल पीली मिट्टी भी कहते हैं, मैं बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो जिस मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, है ना, उस सॉइल को हम लोग कैसा उसका नेचर होगा बच्चों? तो एसिडिक, यानी कि अम्लीय होगी, ठीक है। इसी प्रकार से यदि किसी सॉइल का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा, यानी कि मोर देन 7 होगा, तो उसका नेचर जो होगा वो कैसा होगा? बेसिक होगा, यानी बेस का टाइप का होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। तो कहोगे सर बेस्ट मिट्टी क्या है? ये दोनों अच्छा नहीं है, न एसिडिक और ना बेस टाइप का, ना अम्लीय मिट्टी अच्छी है ना क्षारीय मिट्टी अच्छी है। तो सबसे अच्छी मिट्टी क्या है? तो आप यहाँ देख लो कि उपजाऊ मृदा, है ना, जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोडक्शन करने वाली जो मिट्टी होती है, उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो कितना से कितना के बीच में होती है? तो 6 to 7, है ना, कि यदि किसी मिट्टी का पीएच वैल्यू 6 to 7 है, 6 से 7 के बीच में है, तो वो मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाएगी। जैसे कि आपका एलुवियल सॉइल, यानी कि जलोढ़ मृदा, ठीक है, जिसके बारे में मैं अगली क्लास में बात करने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग जुड़े रहना बस। आइए अब बड़ा रोचक चीजें, आ जाओ थोड़ा। क्या बतला रहे बच्चे कि मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए, है ना, उसमें क्या मिलाया जाता है? चूना पत्थर, ठीक है। यदि कोई मिट्टी एसिडिक है तो अभी मैंने बताया एसिडिक कब होगा? यदि उसका पीएच वैल्यू 7 से कम हो, लेस देन 7 हो, और उसकी अम्लता को हमें दूर करना है, उसकी एसिडिटी को कम करनी है, तो हम उसमें क्या ऐड कर देंगे? चूना पत्थर, लाइमस्टोन को ऐड कर देंगे बच्चे, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप लोग बताओ, गांव में देखे होंगे लोगों को, महिलाओं को विशेष करके, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, घर में कोयले से खाना बनाई, लकड़ी से खाना बनाई किसी भी तरह से, और उसके बाद जो उसका राख बचा, है ना, एसेस बचे, उसके जो राख जिसको हम लोग कहते हैं, उसको जब बच गया तो वो लोग कलेक्ट करती है, जमा करती है, टोकरी में भरी, जाके खेत में फेंक दी। हम लोग जनरली समझ नहीं पाते हैं भाई कि झारखंड में ऐसा लोग क्यों करते हैं। तो आप समझ लो ना कि अभी मैंने बताया कि झारखंड की जो सॉइल है वो कैसी है? लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी कैसी है? अम्लीय है। अम्लता को दूर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? चूना पत्थर। और आपको पता होना चाहिए जो राख होता है उसमें भी चूना का अंश होता है, यानी कि उसमें भी चूना और पोटाश पाया जाता है, जो मिट्टी की अम्लता को क्या करता है? दूर करता है।
तो गांव की जो महिलाएं जो है वो बहुत भली भांति पढ़ी लिखी नहीं है, एजुकेटेड नहीं है भले ही, लेकिन उसको पता है कि ऐसा करने से खेत जो है वो अच्छा होता है, तो वो फेंक देती है। ओके, अब समझ में आ गया होगा क्यों फेंकती है। आइए अब हम लोग बात करेंगे बच्चों की मृदा के जो है वो प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आइए मृदा के जो पहला प्रकार है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट टाइप को मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ मृदा यानी इंग्लिश में इसको यदि बोला जाए तो ये क्या है, एलुवियल सॉइल। ठीक है, और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, क्या इसके फीचर्स हैं, आप जुड़े रहो, मैं अगले वीडियोस में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ आपके बीच में। ठीक है, तो ये एक नंबर में क्या हो गया, जलोढ़ मृदा, और नंबर 2 में क्या हो गया बच्चे, ब्लैक सॉइल यानी कि काली मृदा, है ना। इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है, ब्लैक सॉइल को अलग अलग नाम से हम लोग इसको पुकारते हैं। तो किन किन नामों से पुकारते हैं, किन किन फसल के लिए ज़्यादा बेहतर मानी जाती है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले क्लासेस में, है ना। लैटेराइट सॉइल, ठीक है, लैटेराइट वर्ड जो है वो दो वर्ड से डिराइव किया गया है ना। लैटर वर्ड से डिराइव किया गया है। तो लैटर का मतलब ही होता है ईंट, और इसका कलर जो होता है वो बिल्कुल ईंट के समान होता है। ईंट यानी ब्रिक जो होता है ना, वो उस कलर का इसमें रेडनेस होती है। ठीक है, अगला जो है हमारा है वो लाल मिट्टी या पीली मिट्टी। क्यों लाल होती है, क्यों पीली होती है, क्यों इसको ऐसा लाल पीली कहा गया है, इसके क्या फीचर्स हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी नाम से ही समझ में आ रहा होगा किन क्षेत्रों में पाई जाती होगी, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती होगी। ठीक है, बलुई मिट्टी नाम समझ में आ रहा होगा कि सामान्यतः ये कहाँ पाया जाएगा, तो डिजर्ट वाले एरियाज में पाए जाएंगे, और भारत का एक सबसे बड़ा डिजर्ट वाला एरिया है वो राजस्थान स्टेट है हमारा। तो सामान्यतः वो बलुई मिट्टी जो है वो राजस्थान के क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन भारत के अन्य राज्यों में पाई जाती है, ये भी सच है। ठीक है, और आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, धनबाद में भी बच्चे ये बलुई मिट्टी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और इसके क्या क्या फीचर्स है, कौन से फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियोस काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे कि सॉइल क्या होता है, कैसे उसका निर्माण होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जाती है, एसिडिक, बेस, और क्या फर्टाइल सॉइल का क्या पीएच वैल्यू होता है, उसको एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, टाइप्स ऑफ सॉइल, इन सारी चीज़ों से बच्चे आप भली भांति जो है वो बिल्कुल परिचित हो गए होंगे। तो चलिए, वीडियो पसंद आ गया होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा फिंगर्स को घुमा देते हैं और लाइक बटन को क्लिक करके और अपने फटाफट दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं संजीव।